हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि DFCCIL के लिए ये जनरल नॉलेज का हम क्वेश्चन लेकर के आए। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट आपका 1 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये है कि पुरुष एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 किसने जीता है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन अभी हुआ ही है, बस एक ही हुआ है ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो इसमें पुरुष में कौन जीते हैं तो नोवाक जोकोविच, और महिला में कौन जीते हैं तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए, तो महिला के लिए अगर बात करें, महिला के लिए तो महिला में जीती है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका, ओसाका ये कहाँ के हैं तो जापान के हैं, जापान के हैं। और ये जो पुरुष में नोवाक जोकोविच जीते ये कहाँ के, तो ये है सर्बिया के, सर्बिया के। तो ये इसका देश भी याद रहना चाहिए क्योंकि ये जीते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन कवर हो गया। चलिए मैं थोड़ा और बताता हूँ, उसको देखिए, ये भी आपको काफ़ी काम आएगा। देखिए, सबसे पहले बात क्या है कि सीक्वेंस में सबसे पहले कौन होता है तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, दूसरे नंबर पे कौन होता है तो फ्रेंच ओपन होता है, तीसरे नंबर पे होता है विंबलडन ओपन होता है, और चौथे नंबर पे US ओपन होता है, ठीक है। तो साल के सबसे आरंभ में मतलब शुरू में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है तो देखिए, आपको ऐसे याद रखना, ये हार्ड कोर्ट पे और लास्ट वाले भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। हार्ड कोर्ट मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। और ये खेला जाता है आपको क्ले पे, क्ले जहाँ बालू हो, ठीक है। और ये खेला जाता है घास यानी कि ग्रास लैंड पे, ग्रास लैंड पे, लैंड पे खेला जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये जो सबसे पहला है और सबसे लास्ट है ये हार्ड पे, और बीच वाले जो मतलब फ्रेंच ओपन है ये खेला जाता है क्ले पे, और ये विंबलडन ग्रास पे ये खेला जाता है, ठीक है। आपको इसमें एक चीज़ और पूछता है कि सबसे पुराना कौन है, तो सबसे पुराना जो है इसमें ये है विंबलडन ओपन, ठीक है। ये मतलब कब स्टार्ट हुआ था तो 1877 में स्टार्ट हुआ था। आप ऐसे याद रख सकते हैं, चारों का मैं याद करा देता हूँ। देखिए, छोटा सा एक ट्रिक दे करके, ये 1877 में स्टार्ट हुआ था, इसमें आप 4 जोड़ दीजिए तो आप US ओपन में आ जाइएगा। तो कितना हो जाएगा 1881 हो जाएगा, 4 जोड़ दिए। अब आप क्या कीजिए, इसमें 10 जोड़ दीजिए, 10 जोड़ दीजिए तो कहाँ आ जाइएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हो जाएगा, मतलब 10 जोड़ दीजिएगा तो 1891 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, यहाँ 4 जोड़े हैं और यहाँ कितना जोड़े हैं 10 जोड़े हैं, तो ये दोनों तीनों कवर हो गया। अब आप इसमें जितना आप पीछे जोड़े हैं 10 और 4 14, तो इसमें आप 14 जोड़ दीजिए, आप यहाँ पे आ जाइएगा। जब इसमें 14 जोड़िएगा तो आप कहाँ चले जाइएगा 1905 पे चले जाइएगा। तो आपको ये सब याद हो गया। इसमें पूछा जाता है ये चीज़ कि सबसे पुराना गेम कौन है तो ये विंबलडन ओपन है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये सब फैक्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विद्युत के तार को आमतौर पर किससे लेपित किया जाता है। तो देखिए, ये PVC से लेपित किया जाता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड से लेपित किया जाता है, क्योंकि विद्युत का जो तार होता है वो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। तब उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक लेप चढ़ाते हैं जिसका जो बैड कंडक्टर का हो, जिससे विद्युत धारा बाहर पास ना करे, किसी को झटका न लगे, तो उसके ऊपर हम तार के ऊपर क्या चढ़ाते हैं PVC चढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का समाप्त करता है, मतलब छुआछूत को हटाता है। तो ये है आर्टिकल 17, लेकिन आपको इसमें सब आर्टिकल को ध्यान रखना है। देखिए, ये आर्टिकल आपका 20 जो है ये क्या कहता है कि अगर किसी को किसी दोष, मतलब मान लीजिए कोई जुर्म किया, तो उसको अगर पकड़ लिया गया है तो उसको संरक्षा प्रदान करना है। मतलब उसको अब किसी भी तरह के मतलब उसको इंटरनल किसी भी तरह के दिक्कत नहीं देना है, उसको सुरक्षा प्रदान करना है, उससे पूछताछ करना है कि मतलब वो क्या किया है नहीं किया है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते, जिसको आप गिरफ्तार किए जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप अपने प्रति गवाही दीजिए। इसके अंदर 2 क्लॉज आता है, एक होता है कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि उसको गवाही दीजिए आप अपने प्रति। दूसरा क्या होता है कि एक जुर्म के लिए एक ही सजा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अभी जुर्म कर रहा है तो उसके लिए एक ही यही सजा, मतलब जो सजा उसको मिलेगा एक ही बार मिलेगा। ऐसा नहीं कि अभी जुर्म किया है अभी भी सजा मिल गया फिर 10 साल के बाद भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और सजा उसको उस हिसाब से मिलेगा कि अगर वो जुर्म अभी कर रहा है तो अभी के कानून के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि 4 साल के बाद उसको कानून बदल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। देखिए आर्टिकल 18 क्या कह रहा है, 18 में क्या है कि अस्पृश्यता का मतलब इसमें क्या है कि उपाधियों का अंत है, ठीक है, उपाधियों का अंत है।
अंत है। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है, मैं थोड़ा डिटेल समझा देता हूँ। आर्टिकल 19 को आप देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट वाला ये बात है, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, इसमें अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, मतलब आपके पास जितना भी स्वतंत्रता है, मैं थोड़ा लिख ही देता हूँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें, ठीक है। मतलब आपके पास जितना भी, जैसे कि आप बोल सकते हैं, सभा बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, घूम सकते हैं, निवास ले सकते हैं, अपना घर खरीद सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, वो सब कुछ इसी में। इसके अंदर 7 एक्चुअली क्लॉज है, ठीक है। देखिए A, B, C, D, E, F और G। इसमें से F को क्या किया गया, यहाँ से हटा करके मतलब दूसरा जगह रखा गया, वो 300 आर्टिकल 300 ए में रखा गया, ठीक है। तो ये तो डिस्कस नहीं करना, लेकिन ये मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। देखिए जैसे कि ए में क्या है कि बोलने का आज़ादी आपको आर्टिकल 19 के ए में मिलता है। 2 में क्या मिलता है कि आप क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्वक कहीं भी एकत्र हो सकते हैं, ठीक है। आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए, एकत्र हो सकते हैं शांतिपूर्वक, ठीक है। उसके बाद आप 3 में सी में क्या कर सकते हैं कि आप संघ बना सकते हैं। जब आप एकत्र हो गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक सभा या समूह कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि नहीं देखते बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, पहले एकत्र होते हैं, उसके बाद किसी भी चीज़ पे बातचीत करके एक सभा और समूह बनाते हैं, तो आप एक सभा बना सकते हैं, ठीक है, समूह बना सकते हैं। और ये डी क्या कहता है, आप समूह बना लिए तो उसके बाद क्या कीजिए, आप घूमने के लिए निकलिएगा, तो आप घूमने के लिए जा सकते कहीं भी, ठीक है, घूमने के लिए कहीं भी घूम सकते हैं। ई क्या कहता है कि आप कहीं भी भारत के अंदर जहाँ जहाँ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउ है, वहाँ कहीं भी आप निवास खरीद सकते हैं, निवास ले सकते हैं, या भाड़ा पर मतलब घर आप भाड़ा पर ले सकते हैं या खरीद सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ये तो खत्म हो गया। आप जी यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि आपके पास तो अब निवास भी हो गया, तो आप रोजगार कहीं भी कर सकते हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें 19 के अंदर इस चीज़ों का स्वतंत्रता मिलता है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, आर्टिकल 19 ए में क्या है, तो ये बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो 2022 का आयोजन होगा चाइना के बीजिंग में। आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है कि 2018 में कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 से 24 जनवरी 2021 तक जोधपुर में भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के बीच अभ्यास हुआ, उसका नाम बताइए। तो जनवरी 2021 में जो अभ्यास हुआ था भारत और फ्रांस के बीच, ये था डेजर्ट नाइट 21 था, ठीक है। इसमें आप इसको भी याद रख लीजिए, जैसे कि गरुड़ है तो किसके बीच होता है, तो भारत प्लस में किसका, फ्रांस के बीच होता है, फ्रांस के बीच होता है। ये गरुड़ शक्ति जो है ये होता है भारत प्लस में इंडोनेशिया के बीच होता है, ठीक है। तो आप ये तीनों क्वेश्चन को कवर रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो सोमनाथ मंदिर गुजरात का प्रबंधक करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। इसमें मोदी जी को नियुक्त किया गया ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। ये सोमनाथ मंदिर का है तो गुजरात में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एयरबेस पर राफेल फाइटर जेट को पहला बैच का उतारा गया था, तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो अंबाला एयरबेस पे उतारा गया था। इसमें एक चीज़ आपको और याद रखना है, क्या कि ये कहाँ से आया था, तो फ्रांस से आया था। ये कौन कंपनी बनाता है, तो डसॉल्ट कंपनी ने इस राफेल को बनाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किए हैं। निम्नलिखित में से कौन गोवर्धन का पूर्ण रूप है, तो देखिए इसका पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। तो इसका पूर्ण रूप है क्या, ये सी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, इसका ये है DHAN, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इको फ्रेंडली टाइप की चीज़ें हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो शिक्षा का अधिकार जो प्रदान करता है ये 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो ये 2002 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या कहा गया था, इसके अंतर्गत एक आर्टिकल जोड़ा गया था। मैं थोड़ा स्पेस लेकर के आपको बताता हूँ अच्छा से। देखिए एक आर्टिकल जोड़ा गया, क्या, तो 21A जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया कि जो 6 साल से लेकर के और 14 साल के जो बच्चा हैं उसे मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। क्या,
मुफ्त शिक्षा दिया जाना चाहिए। और इसी संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत लाया गया, ठीक है। और क्या आप याद रख सकते हैं, तो मतलब ये लागू कब हुआ था, जैसे कि ये संविधान संशोधन तो 2002 में हो गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था ग्राउंड लेवल पे, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया? तो देखिए, अभी 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है किसके? NV रमन्ना को नियुक्त किया गया। आपको ये बताना है कि 47वें मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, ठीक है। तो 47वें हैं S अरविंद बोबड़े, मतलब शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, 47वें। क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, ये पूछेगा तो आपको नंबर दे करके 47वें कौन है, 48वें कौन है, तो 48वें के पूछेंगे तो ये ज़्यादा चांस हालांकि यही है जो NV रमन्ना है, यही ज़्यादा चांस है पूछने का। भारत में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का घनत्व सबसे अधिक है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है? तो केरल में है, ठीक है। यहाँ पे कितना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। इसका अगर आपको नाम देखना है तो आप देख लीजिएगा नेट से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है ये न्यूटन जी के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। और ये कहता क्या है कि ये कहता है F=2 में G m1m2 बटा में क्या? तो r²। अब ये क्या होता है कि मान लीजिए कि ब्रह्मांड में कहीं भी 2 पिंड है, ठीक है। ये मान लीजिए कि m1 है और ये पिंड m2 है, ठीक है। ये m1 पिंड है और ये m2 पिंड है, इसके बीच की दूरी कुछ भी है r है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग r है। तो ये क्या कर रहा है, ये मास मतलब एक दूसरे को अपने प्रति मतलब अपने साइड आकर्षित कर रहा है। लेकिन इसमें जिसका मास ज़्यादा होगा वो अपने साइड ज़्यादा आकर्षित कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये g क्या है? ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है। और यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। इसका यूनिट एक्चुअली यहीं से बन जाता है। आप देखिए, अगर मान लीजिए इसमें g का निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, इसका जो यूनिट होगा ये किस में होगा? मीटर में होगा r का, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। और इसका न्यूटन होगा तो न्यूटन में मीटर स्क्वायर से गुना हो गया। और ये 2 को मास है तो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? kg² हो जाएगा। तो ये एक्चुअली इसका कभी कभी पूछता है अगर ऑब्जेक्टिव में तो ये यूनिट के साथ पूछता है और सिर्फ यूनिट में कन्फ्यूजन करते रहता है ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो आपको अगर नॉमरिकल अगर देगा इस बेसिस पे तो आपको इसका वैल्यू भी याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंद स्वराज, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था हिंद स्वराज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राजस्थान के किस किले को भारत की महान दीवार कहा जाता है? तो ये कुंभलगढ़ का जो किला है इसे भारत का महान दीवार कहा जाता है, ये राजस्थान में, ठीक है। देखिए ये सब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ किला हो गया, कुंभलगढ़ का किला हो गया, रणथंभौर किला हो गया, अजमेर का किला हो गया, ये सब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है RBI ने 30 जून 2021 तक ICICI बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को नियुक्त किए हैं, ठीक है, गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किए थे? तो ये चंपारण में किए थे पहला। और ये चंपारण कहाँ पे है? तो बिहार में है, ठीक है, बिहार में है चंपारण। कब किए थे? तो 1917 में किए थे पहला। अगर मैं ये अहमदाबाद मिल हड़ताल की अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये हुआ था 1918 में, 1918 में हुआ था, 81 लिखा गया, रुकिए, 1918 में हुआ था। ये हुआ था किस लिए? तो जो जो काम करने वाले मजदूर थे उनका वेतन में वेतन में जो गड़बड़ी हुआ था इसी के प्रति ये आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी, ताकि उसमें सुधार किया जाए, ठीक है। अब देखिए ये बारडोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था, गुजरात में ये जगह है, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में, 1928 में हुआ था, ठीक है। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई
पटेल के नेतृत्व में हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती जबरन कर लगाया जाता था, जो मतलब न्यायपूर्वक नहीं था, अन्याय था। तो इसी के मतलब खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किए थे कि आंदोलन चलाए थे। ठीक है, और यहाँ सरदार भाई वल्लभ पटेल को यहीं पे सरदार की उपाधि मिला था। बारदोली की एक महिला ने इनको सरदार के उपाधि दिए थे। ये साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। ठीक है, आप 1915 दिमाग में मत रखिए, क्योंकि 1915 में वो दूसरे नाम से था, साबरमती के नाम से 1917 में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से बैंक बैंकिंग क्षेत्र में भारत के पहले त्रिपक्षीय विलय का हिस्सा है? तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य है। ठीक है, ये सिर्फ दूध में ही नहीं है, बल्कि गन्ना प्लस में आलू इस सब में ये पहले स्थान पे, दूध में, गन्ना में, आलू में, इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। राजस्थान मोटे अनाज में पहले स्थान पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला अवार्ड के दशक के सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई क्रिकेटर कौन बनी है? तो देखिए, पूरे दशक मतलब समझते हैं 10 साल में सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है आईसीसी के। तो ये कौन बनी है? तो एलिसा पेरी बनी है। अगर इसमें आपको पुरुष में पूछा जाए तो पुरुष के लिए कौन? तो अपना विराट कोहली। ठीक है, ये महिला के लिए एलिसा पेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। बुद्ध, देखिए आपके एग्जाम में बुद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन आपको सारा कुछ क्लियर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक खाली हमें ये क्लियर हो कि उपदेश कहाँ दिए थे और उनका जन्म कब हुआ था, तो इससे नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस बार ये पूछा है, दूसरे बार दूसरे पूछेगा। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने का कोशिश करता हूँ। 2-3 पेज लाया हूँ, आप देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये क्रम वाइज लिखा हुआ है। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था। इसको क्या बोलते हैं? बीसी। ठीक है, इनका जन्म स्थान क्या था? तो लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। इनके पिता का नाम क्या था? तो सुधोधन इनके पिता का नाम था। इनके माता का नाम क्या था? तो यानी कि महामाया देवी माता का नाम था। इनका बचपन का नाम, बाद में इनका नाम बुद्ध हुआ ना, लेकिन बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था बचपन का नाम। इनके सौतेली माँ कौन थी? तो गौतमी। जो इनके माँ के मरने के बाद इनका लालन पालन, जो सिद्धार्थ थे उनका लालन पालन गौतमी ने की थी। ठीक है, इनके पत्नी का नाम यशोधरा है। अब देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन होते लोग, ये कभी कभी इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होते रहते, तो आप क्लियर रखिएगा, इसलिए मैं एक जगह लाया हूँ। ठीक है, और इसके बाद इनके गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे ये राहुल थे। इनका नाम राहुल था। जब इस गौतम बुद्ध के पुत्र का, राहुल का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध ने ये बात बोले थे कि हमारे जीवन में एक और क्या है कि समस्या आ गया। मतलब वो चाहते थे कि हमारे जीवन में कोई समस्या ना आए, हम तपस्या करने के लिए बाहर जाएं। लेकिन जब उनके पुत्र को प्राप्ति हुआ तो उनको लगा कि हमारे जीवन में एक और समस्या बन के फिर से आ गया। ठीक है, गौतम बुद्ध के शिक्षक कौन थे? तो गौतम बुद्ध के शिक्षक जो थे अलार कलाम थे। इनको आप याद रखिएगा। देखिए, बौद्ध साहित्य जो है ज़्यादातर किस भाषा में? तो पाली भाषा में लिखा गया है, ज़्यादातर पाली भाषा में। ये आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एकदम भी है कि त्रिपिटक जो है ये कौन कौन है? तो पहला कौन है? विनय पिटक है, दूसरा सुत्त पिटक है, और तीसरा कौन है? तो अभिधम पिटक है। ठीक है, ये तीनों पिटक हो गया। अब इसमें क्या क्या दिया गया है? तो देखिए, विनय पिटक में क्या दिया है कि नियम, जो भी नियम कानून है उनका वो दिया गया है। ठीक है, नियम कानून दिया गया है। और सुत्त पिटक में क्या दिया है कि संदेश, जो बुद्ध जी ने जो संदेश दिए हैं वो सुत्त पिटक में है। ठीक है, अभिधम पिटक में क्या है कि बुद्ध के जीवन का जो इतिहास है, जैसे कि जितना भी बुद्ध से जुड़े चीज़ें हैं, इतिहास है, जो अभी बुक में या यहाँ भी आप पढ़ते हैं, वो सब किस में दिया गया? तो वो अभिधम पिटक में दिया गया। तीनों पिटक का नाम तो आपको हर हालात में याद रहना चाहिए। देखिए, इसमें विनय में क्या न छुपा हुआ है, तो ये नियम आप याद रख लीजिएगा। सुत्त पिटक में क्या है? स्व है यहाँ, तो संदेश याद रख लीजिएगा। एक वो बच गया अभिधम पिटक। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि अभिधम पिटक है, उसमें बुद्ध के इतिहास दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए, यहाँ बुद्ध से संबंधित कुछ प्रमुख ये बातें हैं, ये भी याद रखना चाहिए। ये 29वां है। ठीक है, 29 है। तो इनका जो त्याग हुआ था, जब ये घर के त्याग किए थे, उस त्याग को क्या बोलते हैं?
तो महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं करना है इस बात से कि महापरिनिर्वाण, क्योंकि कभी कभी होता क्या है ये दोनों ऑप्शन में रहता है तो वहाँ पे कंफ्यूज कर जाते लोग। तो नहीं, महापरिनिर्वाण उस बात को बोलते हैं जब उनका मृत्यु हो गया उस बात को, लेकिन जब घर त्याग किए थे तो इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये 29 साल के उम्र में अपने घर को त्याग कर दिए थे और काफ़ी बड़े तपस्या, मतलब 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको क्या मिला था, तो मतलब जो बुद्ध बने थे और इनके जो घर से निकले उस चीज़ का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा कि जब वो घोड़े से निकले तो उस टाइम में कोई कार बस नहीं था तो वो घोड़ा से बाहर चले गए। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि उनका निर्वाण, मतलब वो कहाँ पे, जब तपस्या के लिए कहाँ चले गए थे, बोध गया में गए थे, इस जगह बिहार में है। और जिस वृक्ष के नीचे वो तपस्या किए थे वो बोध वृक्ष का पेड़ था। वो बोध वृक्ष का पेड़ बन गया बाद में जब ये भगवान के रूप ले लिए, मतलब तपस्या के बाद ये सफल हो गए। तब ये पहला उपदेश दिए थे इन्होंने कहाँ पे, तो सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे और 483 में। मैं अभी आगे भी बताऊँगा इनके पहले उपदेश को क्या बोला गया, तो धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया इनके पहले उपदेश को। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है, तो पहिया है इस धर्मचक्र परिवर्तन का प्रतीक। इनका मृत्यु के बारे में मैं बता ही दिया हूँ कि इनको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। 483 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ पे हो गया था, तो कुशीनगर में हो गया था, उत्तर प्रदेश में ये जगह है। इनका एक चेला थे, उनके द्वारा परोसा गया भोजन था, उनका चेला का नाम था चुंद, तो परोसा गया भोजन था, उनको खा करके इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, और इसका जो इनके मृत्यु हो गया उसके बाद जहाँ पे इनको दफनाया गया उसके ऊपर जो बना हुआ है उस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो स्तूप बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक पेज और है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का परिषद मतलब काउंसिल, बौद्ध काउंसिल, बौद्ध काउंसिल। ठीक है, तो देखिए आप चाहे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको याद कैसे करना है, आप ऐसे लाइन में याद कीजिएगा, आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, तृतीय चतुर्थ ये याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पहला दूसरा, क्योंकि अपने को तो टिक लगाना है क्वेश्चन में ना, कंसेप्ट के साथ। देखिए पहला क्या होता है, 483, अब 100 घटा दीजिए, 383। ठीक है, अब उससे फिर कम ही होगा तो 250, ये सब BC में है। अब क्या होगा कि आगे AD में होगा, तो ये 72 ईस्वी में होगा, आगे होगा, मतलब ये 0 से आगे चला गया। अब आपको ये कहाँ कहाँ स्थान पे हुआ था, तो ये पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलग्राम में हुआ था। आप 2 से 3 बार ऐसे लाइन में आप रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका अध्यक्ष कौन थे, तो पहला जो हुआ था उसमें अध्यक्ष थे तो महाकश्यप। ठीक है, दूसरा में सबाकमी, तीसरा में मोगलीपुत्र और चौथा में वासुदेव। और इसके किसके किसके शासन काल में हुआ था, तो जो पहला बौद्ध संगीत हुआ था, ये कई बार पूछा गया किसके शासन काल में हुआ था, तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। और दूसरा कालाशोक और तीसरा अशोक। ये तो आप स्टार लगा लीजिए, कई सारे एग्जाम में आता है। रेलवे के अगर आप दूसरा भी एग्जाम दीजिएगा उसमें भी ये आना ही आना है। ठीक है, और चौथा जो हुआ था एक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, तो कुंडल ग्राम कश्मीर में हुआ था। तो आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आप ये मत समझिए कि हमारे वीडियो पे अभी व्यू कम आता है तो ये वीडियो अच्छा नहीं, हमारा अभी चैनल नया है, इसलिए मैं एक्चुअली ऑफलाइन पहले पढ़ाता था, लेकिन अब तो ऑफलाइन सब कुछ बंद है, तो इसलिए मैं आया हूँ। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि व्यू कम है तो अच्छे कंटेंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल अच्छा कंटेंट मिलेगा। आप विश्वास कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद।